नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2021 की शुरुआत हो चुकी है और ये वर्ष आशाओं से भरपूर है। आशाएं इसलिए क्योंकि वर्ष 2020 की अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था और वर्ष के जाते जाते एक खुशखबरी ये आ रही थी कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में शुरू होने जा रही है। यूके में यूं तो इसकी शुरुआत भी की गई। भारतवर्ष के हवाले से अगर बात करें तो वर्ष 2021 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल पूरे भारतवर्ष या चुनिंदा जिलों में इस वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी किया गया और सबसे खुशाइन बात, जम्मू कश्मीर में भी ये ड्राई रन सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। ऐसे में आने वाले समय में क्योंकि कोविड महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और ऐसे में किस प्रकार जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको लेकर प्रशासन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कितना तैयार है, कितना तत्पर है और किस प्रकार एक चरणबद्ध तरीके से खासकर एक रोड मैप के जरिए आम जनता को सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ पाएंगे। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर रेणु शर्मा जी बैठी हैं। आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और एक स्पष्ट दिशा निर्देश, खासकर जब से कोविड महामारी आई है जम्मू संभाग में इनके द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश समय समय पर दिए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, क्या रोड मैप लेकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आगे बढ़ेगा। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर दो महानुभाव बैठे हैं। सबसे पहले श्री अनिल भट्ट जी बैठे हैं। आप ब्यूरो प्रमुख हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जम्मू ब्यूरो के और अपनी लेखनी के जरिए जो चुनौतियाँ हैं उनको हमेशा आप सामने लाते रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री प्रदीप गंडोत्रा जी। आप चेयरमैन हैं जम्मू सिविल सोसाइटी और अक्कासी आप जम्मू सिविल सोसाइटी की यहाँ पर करते हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अब मैम, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह शुरुआत में मैंने कहा कि वर्ष 2020 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष हम सब के लिए था, लेकिन जाते जाते ये वर्ष एक आशा दे गया है। आशा है वैक्सीनेशन की, इस महामारी के खात्मे की। कितना तैयार आपका विभाग है मैम? देखिए, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है। आप सब लोग जैसे जानते हैं तकरीबन एक वर्ष हो गया इस कोविड महामारी को फैले हुए, जो कि चाइना से स्टार्ट होकर पूरे विश्व को इसने ग्रसित किया। और मुझे लगता है हमारे देश में और हमारी स्टेट ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेस किया और इस चैलेंज को ऊपर हम खरे भी उतरे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पूरे इंडिया का, और हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। और अब हम इस चरण में पहुंच गए हैं जबकि वैक्सीन जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। 2 वैक्सीन जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है फॉर इम्यूनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और हम इस उम्मीद में हैं और इस तैयारी में हैं कि जल्द ही हमें ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा और हम लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू हो जाएंगे और ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके। आपको मैं ये बता दूं कि मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज तो थी, मगर अब रिसेंटली मुझे डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर MCH इम्यूनाइजेशन का चार्ज भी दिया गया है। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है ये उस डायरेक्टरेट का जो मैंडेट होता है। तो अदरवाइज़ तो हम रूटीन इम्यूनाइजेशन करते ही हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक मैसिव ड्राइव है जिसमें हर एक सिटीज़न को हमने वैक्सीनेट करना है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। और फर्स्ट फेज़ में जैसे कि हमें डायरेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं, फर्स्ट फेज़ में हम अभी हेल्थ केयर वर्कर्स से स्टार्ट करेंगे और जिनका डेटाबेस जो है वो बन के अपलोड हो चुका है कोविन ऐप पर। और जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। कल ड्राई रन भी इसका एक मॉक ड्रिल करी गई है। इस ड्राई रन का मकसद करने का ये था कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करें और अपने जो भी कहीं लैकुने हैं वो हमें नज़र आ जाएं और उसके लिए हम जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए वो ले सकें। तो कल जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर ड्राई रन हुआ है। जम्मू में जम्मू डिस्ट्रिक्ट हमें जैसे डायरेक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और मेजरली ये ड्राई रन जो है सक्सेसफुल रहा है
और डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अटल डुल्लू जी भी उस जगहों पर जहाँ पर ये ड्राई रन हो रहा था उन्होंने विज़िट करा और ख़ुद भी उन्होंने इंस्पेक्ट करा। तो एक दो माइनर इश्यूज़ को लेके अदरवाइज़ ये सक्सेसफुल रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है फुली गियर्ड अप है, फुली इन कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इस चैलेंज को मीट करने के लिए। मैम, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊँगा। जो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि आपके पास एक एडिशनल जिम्मेवारी भी आ गई इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, और जो इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस है आपका ही मैंडेट है। किस प्रकार, क्योंकि जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें या फिर जितने भी हमारे हेल्थ इदारे हैं वहाँ पर जितना भी मैन पावर है उनको किस तरह ट्रेंड किया जा रहा है, कि क्योंकि लोगों में इसको लेकर ये है कि पहले मुझे वैक्सीनेशन मिल जाए मैं सेफ हो जाऊं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है पहले उनको दिया जाएगा, तो किस प्रकार जो महकमा है खासकर जो वर्कर्स हैं जिन्होंने डिलीवर करना है उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है? देखिए, ट्रेनिंग्स तो शुरू से ही जैसे ही कोविड आया था अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स जो थी हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही थी, मगर पहले तो ट्रेनिंग्स थी टेस्टिंग और सैम्पलिंग के कंसर्निंग, मगर अब जो ट्रेनिंग्स रिसेंटली पिछले 1-2 महीने से जो है ट्रेनिंग्स चल रही हैं वो वैक्सीनेशन के कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं। वैक्सीनेशन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट चीज़ होती है वो है कोल्ड चेन मेंटेनेंस। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको रखना है हमने, और उसके लिए हमारे पास एक कोल्ड चेन ऑलरेडी बनी हुई थी जो कि दूसरे वैक्सीन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके लिए थी, मगर उसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को असेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर कोल्ड चेन दी थी। कोल्ड चेन में इन्वॉल्व होते हैं पहले तो हमारे डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे वॉक इन फ्रीज़र्स होते हैं, वॉक इन कूलर्स होते हैं, फिर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, डीप फ्रीज़र्स होते हैं, और फिर हमारे कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, फिर हमारे जो है सोलर कोल्ड चेन इक्विपमेंट होता है, और हमारे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं, सोलर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, और फिर एंड में वैक्सीन कैरियर्स होते हैं जिसमें हमारी आशा वर्कर्स आप लोगों ने देखा होगा बॉक्सेस होते हैं, वो आइस बॉक्सेस की तरह उनमें वैक्सीन डाल के ले जाती हैं। तो जो भी हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस, उन्होंने हमें प्रोवाइड करी हैं टाइमली, और वी आर फुली इक्विप्ड। हमारे पास सफिशेंट स्टोरेज के लिए फैसिलिटी है वैक्सीन के लिए। अगर इकट्ठा भी ये सब वैक्सीन हमें एक ही स्टेज में मिल जाता है तो हम उसको स्टोर कर पाएंगे, इतना अरेंजमेंट हमारे पास है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अभी और मिलने वाली हैं, कुछ तो मिल गई हैं, कुछ और आने वाली हैं विद इन अ डे और 2। तो फर्स्ट एक मेजर इसका ये होता है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, जो हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स पहले हमारे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग्स हुई, कुछ तो हमारी वर्चुअल ट्रेनिंग्स हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर उन्होंने जो ट्रेन हो गए हमारे ट्रेनर्स, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, डिविजनल लेवल्स पे और ब्लॉक लेवल्स पे ट्रेनिंग्स दी हैं। फिर हमारी ट्रेनिंग्स हमारी कमेटीज़ फॉर्म हुई हैं, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जिसको की चेयर करते हैं चीफ सेक्रेटरी सर, और उसकी मीटिंग भी हुई है। उसके बाद हमारी AEFI कमेटीज़ जो हैं वो स्टेट लेवल की, डिविजनल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की और ब्लॉक लेवल्स की बनी हैं। ये कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमेटीज़ डील करेंगी विद आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये नया वैक्सीनेशन है, नई डिजीज़ है, और इसके बारे में थोड़ी सी ये है कि ये किस तरह से बिहेव कर, हालांकि ये डिक्लेयर किया गया है कि ये जो 2 वैक्सीन चूज़ किए गए हैं इनके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। काफ़ी लार्ज कोहॉर्ट पे उन्होंने इसकी जो ट्रायल्स करे हैं, और यही रिपोर्ट्स उभर के आ रही हैं कि कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बट इवन इफ इन स्पाइट ऑफ दैट द डिपार्टमेंट इज़ फुली प्रिपेयर्ड, और उसके लिए AEFI कमेटीज़ बनी हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने डिपार्टमेंट्स के हेड्स को और मेंबर्स को डिफरेंट लेवल्स पे रखा है, और डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड है टू डील विद आफ्टर इफेक्ट्स, या कभी कोई र्यूमर मॉन्गरिंग होती है उसके लिए हमने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनके मेंबर्स भी रखे हैं। तो पूरा प्लान्ड है ये, और जैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमें गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा ये करा है, ब्लॉक लेवल तक बने हैं। फिर हमारी टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, हमारी स्टेट टास्क फोर्स, हमारी डिविजनल लेवल टास्क फोर्स, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स,
तो इस तरीके से ट्रेनिंग्स जो हैं हर लेवल पे हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी भी हम इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग रीट्रेन कर रहे हैं उनको, अपने जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं कहीं, उनको आइडेंटिफाई करके तो उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वैक्सीन आएगा वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। डॉक्टर रेणु, जिस तरह आपने पूरा एक रोड मैप बेहतरीन तरीके से बताया, और खासकर लोगों में जो शंकाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके रिमार्क से, आपके स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं उन कन्फ्यूजन्स को सेटल डाउन हो जाएगी। अनिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। यू इन द कैपेसिटी ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, समाज की हर वर्ग पे आपकी नज़र होती है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है पूरे भारतवर्ष के चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में। कल ड्राई रन, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इस प्रक्रिया को, क्योंकि एक आशा जगी है वर्ष 2020 में जो पैंडेमिक फैला था? देखिए, जहां हम लास्ट एक साल से इस महामारी से लड़ रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो कोविड वॉरियर्स हो, उसके हिसाब से अभी ये पैंडेमिक का जो इफ़ेक्ट है या जो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारे ऊपर ख़त्म हुई ही नहीं है। तो उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एडिशनल प्रोग्राम रहा कि वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन, इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे इतनी लार्ज पॉपुलेशन हो और उसमें ग्रास रूट लेवल तक हर उस सेक्टर वाइज, फेज वाइज जो इफ़ेक्टेड पॉपुलेशंस हैं, पर्टिकुलरली कोविड वॉरियर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, उसके साथ साथ एक एल्डर पॉपुलेशन हो, उसमें भी एक एज ग्रुप वाला पॉपुलेशन हो, तो ये अंजाम देना ग्रास रूट लेवल पे ये बहुत बड़ी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज कंडक्टेड इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। वेरी ट्रू। तो इस समेत में जहाँ पे ये हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में होगा, वहीं जम्मू कश्मीर में भी ये होगा। कुछ लोग इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, जब ये एक हेल्थ इशू के साथ कनेक्टेड है, मुझे लगता है इट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स में कोई स्टेटमेंट्स आते, खदशात, रूमर्स, ये एक मार्केटिंग ब्रांडिंग हो गई है इस प्रोडक्ट के साथ भी कुछ पीरियड से लास्ट के। जबकि एक गवर्नमेंट का बहुत ही एक अच्छा नोबल इनिशिएटिव है विच विल रीच टू द ग्रास रूट लेवल, और एक होप है कि शायद ये कामयाब होगा एक हमारी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने में। मुझे लगता है जहां जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है और बाकी कंट्री के पार्ट्स का ताल्लुक है, कल ड्राई रन हुई है, इट वाज सक्सेसफुल बाय एंड लार्ज। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ग्राफ देखें, कोविड का ग्राफ देखें, वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही उसको दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग ए डाउन ट्रिप। तो जम्मू कश्मीर में भी जहाँ तक पॉपुलेशन का सवाल है, अगर आप देख लेंगे कितना कंसर्न था हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि आप देख लीजिए कि कितने सारे हेल्थ मैकेनिज़्म में जम्मू कश्मीर में और इंडिया में, पूरे कंट्री में कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स इफ़ेक्ट हो गए, कितने डॉक्टर्स इफ़ेक्ट हो गए, कितने पुलिस जो सिक्योरिटी अपैरेट्स, आप देख लीजिए ना, जम्मू कश्मीर में 3000 के करीब, 3100 के करीब सिर्फ पुलिस वाले ही इफ़ेक्ट हो गए जो सिक्योरिटी अपैरेट्स में लगे हुए थे, क्योंकि ये क्राइसिस सिचुएशन है, क्योंकि कभी देखा नहीं है, ये नया एक, अभी भी इसका कुछ फुल्ली, चाहे केमिकली आप बोल देंगे, फिजिकली देख लेंगे या हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे, अभी फुल्ली आप इसको इवेलुएट नहीं कर पा रहे हो। अभी जब वैक्सीन की बात है, वैक्सीन का भी जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें टेस्टिंग हो गई है, इवेल्युएशन हो गया है, लेकिन इसका क्या पर लार्जर पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट रखेंगे? नेचुरली कुछ चीज़ों में रिएक्शन तो होगी। जब आप एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस कंट्री की हो, वहाँ पे एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। जब आप एक टेस्ट करते हैं, किसी को वो सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जितने भी हमने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, वो उनका क्या नतीजा रहा, तो दैट इज़ ए सेपरेट डिबेटेबल। बट ये भी उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ये कोई दवाई किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती है। किसी को एक डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसके लिए वो भगवान होता है, दूसरे के लिए वो नहीं होता है। डॉक्टर तो एक ही है, प्रेस्क्रिप्शन तो उसने एक ही किया। बट इस तमाम चीज़ में
जहाँ तक ये कोविड वॉरियर्स का बैटल है, फ्रंटलाइन वर्कर्स का बैटल है, इसी तरह से एक सिविल सोसाइटी का भी बैटल है। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी एंड पॉपुलेशन जो है, दे शुड बी इन टेंडम विद द वर्क फोर्स, ताकि इसको ग्रास रूट लेवल तक बहुत स्मूथली, क्योंकि ये कंट्री छोटी कंट्री नहीं है किसी भी कंट्री के हिसाब से, और फैसिलिटी भी उतनी नहीं है जितनी आप अमेरिका को या बाकी किसी कंट्री को आप उससे कंपैरिजन करेंगे। डेस्पाइट दैट हमारी कंट्री ने, और पर्टिकुलरली हेल्थ सिस्टम ने, हेल्थ सेटअप ने, कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया। देयर आर चैलेंजेस, ये नहीं है कि मतलब आपका सबसे बड़ा आज की डेट में चैलेंज जो होता है कि आपको एक प्रोटेक्टिव, मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेटअप कोई ना कोई होगा, क्योंकि देखिए ना, जब आप एप्लीकेबल आप एसओपी की बात कर रहे हो, हम चाहे टेररिस्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, वी बिलीव इन एसओपीज। ये एसओपीज में जब आप गाइडलाइंस एमएचए की है, जब गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री की है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की है, क्या ये ग्रास रूट लेवल पे जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होती है? मास्क की बात कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहनता। एटलीस्ट आप एक एडवाइजरी इशू करें, जबकि आपने किया, बट उसको इंप्लीमेंट भी करें। आप चंडीगढ़ में जाइए, आप चंडीगढ़ की टेरिटरी में जाएंगे, मास्क आपने नहीं पहना, यू आर गोइंग टू फाइन $1000। मेरा अब एक कुलीग है, कल उसको फाइन हो गया, खाली वो गाड़ी से उतरा ही था तो लगा ही रहा था मास्क, तो फाइन हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें एक एज अ सिविल सोसाइटी अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, लेकिन एज ए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट एजेंसीज हैज़ टू टेक ए कॉल, उनको इंप्लीमेंट करना है। उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, नोबडी शुड बी अलाउड इनसाइड गवर्नमेंट विदाउट अ मास्क। जब आप एक देखिए, एक बंदा, एक कैरियर जो है वो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। दुकान की बात हो, मॉल्स की बात हो, सिनेमा हॉल्स की बात हो, या किसी भी ऐसे जहाँ पे रोज डेली की रूटीन एक्टिविटी चल रही है, उन चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड टेक ए कॉल एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कि आपको मास्क लगानी है, आपको उन एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक सोसाइटी लेवल पे एक चैलेंज है, एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्रास रूट लेवल। बट सब महत्वपूर्ण चीज़ आपने अंत में की है कि टेलीफोन रिंगटोन भी यही कहती है, अमिताभ बच्चन भी यही कहते हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक डिलाई नहीं। यानी कि एसओपीज़ का आपने जिक्र किया, फेस मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन, ये प्रक्रिया हमें आगे भी अपनानी पड़ेगी। बेशक वैक्सीनेशन आ चुका है, लेकिन जब तक नहीं लगता या जब लग भी जाता उसके बावजूद भी, क्योंकि कोविड ने अपना रूप बदला है, एक नया स्ट्रेन सामने आया है, बचाव यही है। प्रदीप जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप जम्मू सिविल सोसाइटी की आप अक्कासी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहेंगे जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ड्राई रन हो गया है? ड्राई रन तो बड़ा सक्सेसफुल रहा, जैसे मैम ने बताया। कल हमने भी देखा, जम्मू में 3 जगह पे हुआ, सरवाल हॉस्पिटल में हुआ, मड में हुआ, एक और जगह पे हुआ, श्रीनगर में हुआ। तो मॉक ड्रिल को मैं वीडियो में भी देख रहा था, इट वाज रियली वेल डिज़ाइंड, और उसमें इन्होंने कुछ खामियां अगर देखी होंगी तो उसको इम्प्रूव भी डेफिनेटली करेंगे, और हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर हो रहा है। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट, ही वाज अवेलेबल। यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू जो हैं, सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं, मिस्टर अटल डल्लू, ही वाज हिमसेल्फ प्रेजेंट, मैम वाज प्रेजेंट, अदर सीनियर पीपल वर प्रेजेंट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें चैलेंजेस दूसरे हैं। चैलेंजेस जैसा कि भट्ट साहब ने फरमाया कि ये समझा जाए कि कोविड ख़त्म हो गया है, वो बड़ी गलत धारणा है। क्योंकि जैसे ही वैक्सीन की बात आई है, कल बड़े लोगों ने हमें बोला कि वैक्सीन आ गया, अब तो परेशानी कोई नहीं है। कुछ मीटिंग की बात हो रही, करे जी हमने उनको कहा वर्चुअल करेंगे, कहा नहीं फिजिकल करते हैं। हमने कहा नहीं, क्या हो गया? कहा जी वैक्सीन आ गया, अब क्या परेशानी है? तो वैक्सीन इज़ इट मे बी ए रिलीफ टू सम पीपल, इट मे नॉट बी रिलीफ टू ऑल द पीपल। वैक्सीनेशन पहले तो होना बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही बात है। हम कोई यूएसए नहीं है, यूएसए ने तो ऑलरेडी 4.2 मिलियन पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, और 23 मिलियन उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका नंबर और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन हम इतना फास्ट नहीं चल सकते। कंट्री वाइड शायद हम कर पाएँ, लेकिन J&K एक ऐसी स्टेट है, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन। जो दिल्ली में लोग बैठे हैं वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि जम्मू से पाडर पहुंचने के लिए कई बार 2 दिन लग जाते हैं, जबकि यूएसए पहुंचने में 1 दिन लगता है। हमारी स्टेट बड़ी यूनिक है,
यहाँ बड़े रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ की 6 months इन ए ईयर जो है बसेस भी नहीं चलती हैं, कोई गाड़ी लाइट व्हीकल्स भी नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ तो कोई डेथ भी हो जाती है तो वो रिपोर्ट नहीं होती है। बावजूद इसके हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। अगर आप फिगर्स की बात करें, दिसंबर की फिगर्स, हालांकि उससे खुश नहीं होना हमें कि शायद हर्ड इम्यूनिटी हो रही है, शायद मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन हम 10,000 की रेंज में आ गए हैं, जबकि 40,000 केसेस पर मंथ की बात सितंबर में चल रही थी। आज हम 10,400 समथिंग पे आ गए हैं और डेथ रेट हमारा काफ़ी कम हो गया है। जहाँ गलतियाँ हुई, जहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, उन दिनों में 18-19 लोग डेथ हो रही थी, पहले 2-3 लोगों की डेथ हो रही थी, बाद में कंट्रोल कर लिया गया। जो भी चीज़ हाईलाइट हुई उस पर गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लिया। या कोई प्रोटोकॉल्स की बात हो रही थी, जैसे क्रिमेशन की शुरू में बड़े इश्यूज़ थे, हम मार्च में भी यहाँ आए, मई में भी आए, जुलाई में भी आए, जो प्रोग्राम्स में चीज़ें हाईलाइट हुई हमने देखा गवर्नमेंट ने उस पर इमीडिएट एक्शन लिया कि कोई भी चीज़ हाईलाइट होती है। अब जैसे भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि ये मैं भी देखता हूँ और हम भी बड़े लोगों को बोलते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं कि मास्क की डेफिनेटली, अगर आप जम्मू की बात करें तो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की बिल्कुल मास्क, ये इसी एरिया में हम किसी सोशल उसमें गए थे तो आई केम आउट ऑफ द हॉल बिकॉज 200 persons वर सिटिंग एंड 150 वर विदाउट मास्क। देवर लेबरर्स, कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आई वॉज शॉक टू नो कि वहाँ किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना है। तो मास्क पहनना वैक्सीनेशन के बाद भी बड़ा ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन इज़ नॉट द टोटल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि यूके स्ट्रेन आ गया, और यूके स्ट्रेन, हालांकि कल उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू कम आउट विद सोल्यूशन, इसका ये कर लिया है, दिस वाज द मॉर्निंग न्यूज़। तो वी शुड नेवर बी कॉम्प्लेसेंट। अभी एक स्ट्रेन आया है, अभी दूसरा स्ट्रेन आएगा, तीसरा स्ट्रेन आएगा, म्यूटेट होता और सडनली इन्होंने यूके की फ़्लाइट्स का भी 6th को जाने वाली और 8th को आने वाली कर दी है। तो वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। जम्मू में भी ये केसेस आए हैं, तो हम पहले किसी चीज़ को बढ़ने दें, उसके बाद उस पर कोई क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट करके फिर नी जर्क रिएक्शन लें, उससे बेटर है। गवर्नमेंट को भी हमारी यही एडवाइस है कि अगर डिप्लोमेटिक उसमें फ़र्क पड़ता भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैव स्टॉप्ड फ्लाइट्स, और पूरे यूरोप में ये फैल गया है, ये खाली यूके में नहीं रहा है, क्योंकि यूके से स्टार्ट हुआ था तो ये पूरे यूरोप में फैल चुका है, फ्रांस में भी जा चुका है, जर्मनी में भी जा चुका है, और नंबर ऑफ़ केसेस इज़ सब्सटेंशियल। हमारा चूँकि फ़्लाइट्स कम हैं तो उस वजह से शायद हमें ये नहीं पहुंचा अभी। तो अगर ये पहुंचता है तो इसकी अगर सीरियसनेस कम है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होने से हमारे जैसे कंट्री में, हमारे जैसे सिटी में, जहाँ की लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, तो ये चीज़ें फेटल हो सकती हैं। ये गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है कि अगर वैक्सीन आ गया तो सारा कुछ सॉल्व हो गया। और वैक्सीन का भी जैसे मैम ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आल्दो इस पर काफ़ी काम हुआ है, टेस्टिंग हुई है, लेकिन क्या 1 साल में एक वैक्सीन, जबकि पुराने वैक्सीन थे वो डिकेड्स लग जाते थे उनको बनने में, उसके बाद भी उसमें प्रॉब्लम्स इरप्ट होती रहती थी। तो इसमें कई प्रॉब्लम्स आएंगी, कई इस तरह की केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होंगी जो कि हाफ एन आवर के जो मॉनिटरिंग है उसमें पता नहीं चलेगा। बंदा घर जाएगा, 1 महीने के बाद आएगा, कोई रिपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो कोविड के पीरियड में कई डेथ्स ऐसी हुई हैं रिमोट एरियाज़ में जो कि कोविड डेथ्स रिपोर्ट ही नहीं हुई, बिकॉज दे नेवर गॉट टेस्टेड। हमारे पास इतना टेस्टिंग था ही नहीं। हमारी स्टेट में जो टेस्टिंग हुआ है, हमारे कंट्री में जो टेस्टिंग हुआ है, जो लेवल ऑफ टेस्टिंग अगर आप कंपेयर वेस्ट के साथ करते हो, तो हम ये अपने वी वर पैटिंग अवर बैक कि हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को कोविड हुआ और कोविड ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट्स देखें, उसका डाटा कोई अगर रिसर्च करे, तो लॉट ऑफ पीपल गॉट कोविड जिनकी इम्यूनिटी बेटर थी, जो एज ग्रुप जिनका राइट था, उनको कोविड हुआ और कोविड ठीक हो गया। तो उन्होंने सोचा हमें कोविड हुआ ही नहीं है, तो वो कैरियर तो बने। कि आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है, आप सामने वाले का इम्यूनिटी सिस्टम का आपको पता नहीं है, जैसे ही आप सामने वाले के साथ टच में आते हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो उसके लिए बर्बादी का आलम बन जाता है। और काफ़ी लोग जो
उनकी जान चली गई, काफ़ी लोगों को परमानेंट डैमेजेस हुए हैं, काफ़ी लोगों के लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, जो कि आई नो सम पीपल जिनको जुलाई में जो ठीक भी हो गए, उसके बाद उनके लंग्स में एक परमानेंट ऐसा डैमेज आ गया है कि वो कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई, हमारे साथ कुछ लोग वॉक पे जॉगिंग पे आते थे, तो दे कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, दे कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग जो 40s में 50s में 30s में जो लोग थे, जिनको चेस्ट में जिनको निमोनिया आ चुका था, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बाकी बेटर तो डॉक्टर साहब जानते हैं, लेकिन हमें एज ए सिविल सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में लोगों को ज़रूर आगाह करना चाहिए कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। ये खाली ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं वहाँ कोविड हुआ, वहाँ कोविड हुआ। जब अपने पे कोविड आता है, कोविड टेक्स द लाइफ और टेक्स द हेल्थ आउट ऑफ बॉडी, वो परमानेंट डैमेज कर जाता है। इसलिए इससे डरना, इससे बचना, इसी में समझदारी है। अगर कोविड के वैक्सीन का नाम लेके अगर हम आराम से घूमना शुरू कर दें, या कोई ऐसी, पीछे आप देखिए फेस्टिवल सीजन में सडन इरप्ट हुआ, आप जैसे डाटा देखते हो, मैं पूरा डाटा स्टडी करता रहता हूँ कि किस पीरियड में क्या होता है, कि जब ये फेस्टिवल्स आए, दिवाली आई, उससे पहले करवा चौथ का फेस्टिवल था, इवन इन जम्मू नंबर्स बढ़े। अब पूरे कंट्री में देखिए छठ पूजा हुई है, नंबर्स बढ़े हैं। अब हमारे कुछ इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन हैं, अखिलेश यादव जी कल कह रहे हैं जी मैं बीजेपी का वो नहीं लगाऊं। भाई ये बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, पहले उससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी पॉलिटिक्स हो रही थी कि ये चाइना से आया है इसलिए चाइना का ये है, उसकी दवाई नहीं लेनी, इसकी दवाई नहीं लेनी, उसका वैक्सीन नहीं लेना, हमने वैक्सीन बनाना है, उसने ऑक्सफोर्ड वाला पहले बनाना है, इस वाला बाद में बनाना। तो ऑल दोज थिंग्स। अब लकीली हमारे 2 वैक्सीन, हमने तो नहीं बनाए, लेकिन जिसने भी बनाए, लेकिन कंट्री में 2 वैक्सीन, कल सेकंड भी आ गया है, तो उसके बाद कुछ और भी आने की हमें चांसेस हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि कुछ ऐसे हैं, जैसे मैम ने बताया 2 to 8 डिग्रीज, कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे रखने, वो खाली एडवांस कंट्रीज उनको यूज़ कर सकते हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। दे मे बी मोर इफेक्टिव, डेफिनेटली दे विल बी मोर इफेक्टिव। लेकिन हमें देखना है कि अगर कोल्ड चेन प्रॉपर नहीं है, कोल्ड चेन अगर हमारे स्टोरेज की हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लेकिन लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ा इशू आता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई आप आइसक्रीम लेके जाते हो, रास्ते में अगर वो ऑफ भी हो जाता है, पिघल के दोबारा जम जाएगी, लेकिन वैक्सीन तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। बंदे को फॉल्स होप मिलेगी कि मुझे हो गया, बट ही विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। प्रदीप जी, महत्वपूर्ण चीज़ें आपने यहाँ पर एड्रेस की है, मैं मैम की तरफ आना चाहूँगा। मैम 3-4 रिमार्क्स आपने सुन ली है, एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आम जनता, जिस तरह आपने कहा कि एक रोड मैप तैयार हो चुका है, खाका पूरा बन चुका है, शुरुआत किन किन लोगों से होगी, और उसके बाद जो आम जनता है उसमें क्या सीनियर सिटीजन, बच्चे, टारगेट जो ग्रुप है वो कहाँ पे आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या जनता को उसके लिए एवज में कुछ अमाउंट देना होगा? देखिए, अभी तो यही लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तो कोई ऐसे कॉस्ट कल की डॉक्टर बात हमारी हर्षवर्धन की नज़र तरफ में से भी नहीं आया आई था। है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जैसे भी होगा। मगर अभी तो यही रोड मैप है कि फर्स्ट फेज़ में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को, और उसके बाद जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे पुलिस के लोग कर्मचारी आ जाते हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस आ जाते हैं, CRPF, BSF और म्युनिसिपल वर्कर्स आ जाते हैं। और अभी परसों इसमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन में रहे हैं इन वॉर अगेंस्ट कोरोना। तो ये सब लोग जो हैं फर्स्ट स्टेज में होंगे। फिर सेकंड स्टेज में जो अबव 50 एंड बिलो 50 विद कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है इनके लिए, उसके लिए उनके लिए रखा गया। और उसके बाद जो है वो जनरल पॉपुलेशन के लिए रखा गया है। तो हम फेज़ बाय फेज़ मैनर में ही चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़े नंबर को वैक्सीनेट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अभी तो फर्स्ट फेज़ के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनका डाटा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर रही है, जैसे ही हमें मिल जाएगा तो हम अपलोड उसको भी कर देंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारा जो ऑलरेडी है अपलोडेड है, 1,10,000 के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उनको फर्स्ट फेज़ में करने के लिए हम तैयार हैं। बाकी जैसे अनिल जी ने और गंडोत्रा साहब ने कहा कि लोगों को अभी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी हैं,
SOPs फॉलो करने हैं, क्योंकि ये बेसिकली वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ कोई भी आप देख लें उनमें म्यूटेशंस होती हैं। H1N1 है, उसमें भी म्यूटेशन होती हैं और हर साल हमें उसके लिए वैक्सीनेट करना। अभी ये नई डिजीज़ है, इसका बिहेवियर लॉन्ग टर्म क्या होगा हमें इसका पता भी नहीं है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़, मॉर्बिडिटी क्या होगी, जैसे इन्होंने बताया कि लंग्स में तो लंग टिश्यू ऐसा है जिसमें एक बार फाइब्रोसिस हो जाएगा वो तो फिर वेस्कुलराइज वो एरिया होता नहीं, तो वो पैच तो उनको लंग में जिसको आ गया उसको रहेगा और उनकी जो कैपेसिटी है लंग की वो कम हो जाती है, फाइब्रोसिस जहाँ भी हो जाता है। तो ये मॉर्बिडिटीज़ रहेंगी और भी सिम्टम्स इन एडिशन टू, मतलब पल्मनरी, कई लोगों को पल्मनरी सिम्टम होते नहीं हैं, उनको एक्स्ट्रा पल्मनरी सिम्टम होते हैं, और कई लोगों को कफ या इस तरह का कोई सिम्टम ही नहीं होता और इंसिडेंटली अगर CT स्कैन कराते हैं तो उनमें पैचेस नज़र आ जाते हैं जबकि सिम्टम्स नहीं होते। तो ये नई डिजीज़ है, इसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं है अभी इसका बिहेवियर लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म तो पता है। तो लोगों को यही अपील है कि प्रिकॉशन अपनी लेट डाउन मत करें, प्रिकॉशन रखें, जैसे कि 3 स्टेप्स बताए गए हैं, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने सही कहा कि हमने देखा फेस्टिवल के दौरान, मैरिज सीजन्स के दौरान लोग बिल्कुल भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और वो देख के दुख होता है कि एक तरफ से सब डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट का पूरा एफर्ट इस वक्त जो है पिछले साल से सिर्फ कोरोना पे ही फोकस्ड है और बाकी सब एक्टिविटीज़ सॉर्ट ऑफ एक हाइबरनेशन में चली गई हैं और इतना खर्चा इस डिज़ीज़ को कम्बैट करने के लिए और इसका इकॉनमी पे जो असर है हम सब लोग देख रहे हैं, सरकार का खर्चा भी हो रहा है। तो हम लोगों को इतना तो प्रिकॉशंस सब लोगों से अपील है कि उनको लेनी ही चाहिए कि ये सब प्रिकॉशंस जो हैं ये फॉलो करने चाहिए। और ये पॉलिसी मैटर है कि बाकी स्टेट्स ने फ़ाइन रखा है, हमारी स्टेट ने फ़ाइन नहीं रखा, बट हम इंडियंस की ये कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि जब तक कोई थोड़ा सा पनिशमेंट ना हो तो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है फ़ाइन रखने का तो आई थिंक वो डिसीजन उनको लेना है। बट एज़ हेल्थ डिपार्टमेंट हम पूरी तरह से, जैसे आपने बोला, इस फर्स्ट फेज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ हम वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। अब इशू ये भी रहता है कि वैक्सीन इतने बड़े कंट्री को और इतनी स्टेट्स को क्या साइमल्टेनियसली मिल पाएगा, किस अमाउंट में, और फिर इसकी बूस्टर डोज भी है। सेकेंड डोज जो है 21 डेज़ के बाद या 28 डेज़ के बाद, जैसे भी डायरेक्शंस आएंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वैक्सीन, तो वो भी हम लोगों ने लगानी है। और इसकी जो वैक्सीनेशन का एक जो बनाया गया है तरीका, वो दूसरी वैक्सीनेशन से बिल्कुल अलग है। जो रूटीन वैक्सीनेशन है अकॉर्डिंग टू विल पेशेंट आता है, डेज़ फिक्स्ड हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में, वेडनेसडे को आना है या थर्सडे को आना है तो उस दिन आके वैक्सीनेट कराता है। बट ये जो वैक्सीनेशन होगी ये इलेक्शन मोड की तरह है, इसमें जिनके नाम उस लिस्ट में अपलोडेड हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो अपलोडेड होंगे और उनका सेंटर भी अपलोडेड होगा कि अगर मेरा नाम सरवाल हॉस्पिटल मेरा सेंटर मुझे डेजिग्नेट किया गया है तो मुझे वैक्सीन वहीं पर मिलेगा। मैं अगर गांधीनगर हॉस्पिटल चली जाऊंगी मुझे वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगा। और डेज भी डेजिग्नेटेड होंगे और उनको फ़ोन नंबर उनके फीड करे हुए हैं, उनको मैसेज आएंगे कि आपका जी वैक्सीनेशन इस दिन को है, इस जगह पर है, आप वहाँ पर चले जाइए। फिर उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा जाएगा, उनके किसी आइडेंटिटी कार्ड से, आधार कार्ड से, तभी उनको वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। जैसे इलेक्शन में होता है, जहां मन करे आप वहां वोट तो नहीं डाल सकते ना, उसी तरह से ये वैक्सीनेशन होगी। और ये ऐप बेस्ड वैक्सीनेशन है। तो हमारा कल मॉक ड्रिल में सबसे बड़ा टेस्ट यही था कि क्या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स उस ऐप को चला पाते हैं और क्या ये ऐप चलती है कि नहीं चलती है। क्योंकि आपको पता है JNK में थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है, खासकर रूरल फार फॉरलॉन्ग एरियाज़ में। जैसे गंडोत्रा साहब ने कहा, हमारे स्पेशली जम्मू रीजन के ऐसी टेरेन्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, बाय फुट ऐसी भी जगह हैं, रात रास्ते में काट के फिर दूसरे दिन जो हमारे किश्तवाड़, रामबन, इवन रियासी के, भद्रवाह के कुछ एरिया हैं जहाँ पर, मगर हमारे आशा वर्कर्स, हमारी ANMs, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए वहाँ जाती हैं वो। मगर ये क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसमें हर एक को वैक्सीनेट करना है, तो चैलेंजेस बहुत हैं। हमने अब इसी हफ्ते में रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं और मैंने वही सेंटर्स चूज़ करे हैं वहाँ पर जो रिमोटेस्ट है, ताकि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर सकें।
जैसे मैंने रामबन में गूल को चुना है, मैंने रियासी में मोहर को ज़रूर रखा है इन एडिशन टू अदर सेंटर्स, किश्तवाड़ में हमने पाडर रखा है, ताकि हम देखें कि क्या वहाँ ऐप चलती है, और अगर ऐप चलती है तो क्या वर्कर्स हमारे प्रॉपरली वहाँ एज़ पर SOPs जैसे एज़ पर गाइडलाइंस वैक्सीनेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब ऐप का मुझे लगता है कि इन जगहों पे थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, स्पेशली किश्तवाड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है नेटवर्क का। कल भी हमने देखा मड़, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉर्डर साइड पे है और आर्मी एरिया है, वहाँ नेटवर्क की थोड़ा सा इशू था, वो मोबाइल पे नहीं चली, वो फिर हमें लैपटॉप पे चलानी पड़ी। सरवाल में और बिश्ना में तो ठीक तरीके से चली। तो ये इशू ऐप के रहेंगे नेटवर्क। अब हमने ये टेकअप करा था, शायद ये गवर्नमेंट गुजारिश करेगी कि 4G नेटवर्क यहाँ चला दिया जाए, ऐसा अगर हो ड्यूरिंग दिस पीरियड एटलीस्ट जब वैक्सीनेशन चलती है। तो ये चैलेंजेस तो बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन फुली गियर्ड है। और एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी कि कोविड के बहुत से हमें नुकसान भी हुए हैं, मुश्किलातें भी बहुत आई हैं, बट हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गया है इन कॉम्बैटिंग डिजीज़। ये वायरल डिजीज़ अब जैसा कि बता रहे हैं कि साइंटिस्ट बताते हैं कि आते रहेंगी, आज ये कोविड है, मे बी नेक्स्ट ईयर कोई दूसरी वायरल डिजीज़ आए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत ही इक्विप कर दिया है और फंडिंग की हमें कोई शॉर्टेज नहीं रही है। इनिशियली हमें लॉजिस्टिक्स की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था फरवरी मार्च के महीने में, बिकॉज PPE किट्स अवेलेबल नहीं थी, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल नहीं थी, बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे, फिर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई। तो बाय अप्रैल मई हमें सफिशेंट क्वांटिटीज़ मिलना शुरू हो गई और आज तक हमें उसमें कोई प्रॉब्लम लॉजिस्टिक की नहीं आ रही है। फंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू प्रोविंस को 200 के करीब वेंटिलेटर्स मिले हैं। अब वेंटिलेटर्स जब आए थे तो बहुत ह्यू एंड क्राई मीडिया में भी हुई कि जी वेंटिलेटर आ गए, लग नहीं रहे, लग गए हैं तो चलाएगा कौन। मगर ये एक एसेट बना है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का। अब देखिए CHC लेवल पर भी हमने कोशिश करी कि हर CHC में ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 वेंटिलेटर लग जाएं। उससे ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है उसको टेम्परेरली वहाँ वेंटिलेटर पे, अगर कोविड की मैनेजमेंट में जो मेन स्टे है दैट इज़ हाई फ्लो ऑक्सीजन। हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को देना है, जो प्रॉपर हम वेंटिलेशन करते हैं, जो एक्टिव वेंटिलेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये देखा जो हाई फ्लो ऑक्सीजन कैनुला हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हमने मुश्किल से जम्मू प्रोविंस के लिए कोई 20 हाई फ्लो कैनुला हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज में तो खैर काफ़ी उनको दिए गए। तो हमें ये फ्री में मिल रहे थे वेंटिलेटर्स और इनमें तीनों मोड थे, इनमें CPAP, PPAP, एक्टिव वेंटिलेशन और हाई फ्लो मोड भी था। तो मैंने ये सोचा कि ये फ्री में मिल रहे हैं, हम क्यों ना इनको अपने गांव में पहुंचाएं, एटलीस्ट पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा ना जब वो वहाँ पर आएगा। तो मगर इससे कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हो गई, देखो जी ऑक्सीजन वेंटिलेटर आ गए हैं, बंद पड़े हैं डब्बों में, वो फ़ोटो दिखा रहे थे। बट आज की डेट में मैं ये एश्योर करना चाहती हूँ हमारी सब CHCs पे ये वेंटिलेटर्स जो है इंस्टॉल होके इक्विप हो गए हैं, फंक्शनल हैं। अगर ज़रूरत पड़े कोई पेशेंट आए, बसोली से लेके बनी से लेके बटोत, रामबन, इन जगहों पर भद्रवाह, किश्तवाड़, सब जगह गुंदो, इन जगह पर वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है और अगर पेशेंट आता है उनको हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं और दी गई है। किश्तवाड़ में पेशेंट ट्रीट किए गए हैं और ठीक हुए हैं वहाँ पर। जब ये लग गए हमने देखा रेफरल बहुत कम हो गया, हमारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस में वेंटिलेटर्स लग गए, डोडा में ट्रीट होने शुरू हो गए पेशेंट, हाई फ्लो पे डालते थे, पेशेंट रिकवर कर जाता था, अपने घर वापस जाता था। उसी तरह मेडिकल कॉलेज राजौरी में लग गए, वहाँ भी उनको हाई फ्लो दिया जा रहा था। भद्रवाह में हमारी CHC है, उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स वहाँ रेमडेसिविर भी दी और हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दिया और वहाँ ठीक हो गए। और जो लोड था मेडिकल कॉलेज जम्मू के ऊपर वो कम हो गया और मेडिकल कॉलेज जम्मू भी उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड किया, कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड किया, ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो बढ़ाए हैं। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट गियर अप हो गया है और हमें वो इक्विपमेंट मिला है जो शायद ऐसे ना मिलता। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं रिमोट एरियाज़ में, क्योंकि पुंछ अब इस वक्त ये स्टेट है कि ऑक्सीजन जो है वो जम्मू से जाता है।
पुंछ में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो वो खाली आएगा, फिर भर के जाएगा। अब वहाँ अगर पुंछ में हम ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट लगा देंगे, जो कि लगने वाले हैं शॉर्टली, और उनके DPR CPR बन चुके हैं, फंड्स हैं अवेलेबल, तो वहीं पे ऑक्सीजन जनरेट होगी। इतनी कैरेज और इतना टाइम हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई हैं इस कोविड के दौरान, अंडर द गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सपोर्ट हमें मिली है। डॉक्टर रेणु, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया। अनिल जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैम ने कहा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जम्मू कश्मीर के लिए भी आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो गया है। यहाँ से अगर आगे की देखें, एक कैओस क्रिएट ना हो, आम जनता की कितनी अहम जिम्मेदारी इसमें उभर के आएगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले हिकअप्स थे इस कोविड के पीरियड में, आप देख लीजिए जो PPE किट्स की, मास्क की, या हेल्थ वर्कर वाले इश्यूज हुए, इवन डॉक्टर्स वाले ने कंप्लेंट्स की, और उसके बाद में एक और इंसिडेंट हो गया, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर, एंटायर J&K में एक ही इंसिडेंट हुआ उस तरीके का। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस लेवल की भी, जहाँ तक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आप जादू की छड़ी नहीं हो सकता था कि उस पीरियड में, बिकॉज ये बहुत बड़ी कंट्री हैं और सप्लाईज, अब अभी आप मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, ये आपने इतना सारा मैन्युफैक्चर करना, बूस्टर डोजेस को प्रिपेयर करना, तो ये एक ही नहीं, इट इज़ टू बी डन बाय द मल्टीपल फैक्ट्रीज, तब जाके आप उसको सस्टेन करेंगे, उतनी कैपेसिटी में आप सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। तो उसी तरीके से जो पहले हिकअप्स थे, इवन मेडिकल कॉलेज का इंस्टीट्यूट वाज मोर ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रादर देन दैट। अगर आपका प्रिंसिपल ये बोल देगा मैं छुट्टी पे जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि यू शुड बी सैक्ड, लेट इट बी प्लेन। यू आर इन अ बैटल, और एक मेजर जनरल विल टेल कि मैं बैटल फील्ड छोड़ दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नॉट कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैम इज द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन हिम। एग्जैक्टली। तो एंटायर जम्मू रीजन का हेल्थ सेक्टर का देखना, उसी तरह से प्रिंसिपल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल कॉलेज। अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है, ये चीज़ें, ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल, फिर हेड किस बात के लिए होते? तो आपको, अगर आप शिर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी करते तो उस तरीके से उसका एक इशू बन गया। फिर वो चीज़ें हम, अब आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए 10 मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं, जिसमें 2-4 फंक्शनल हो गए, 2 एम्स बन रहे हैं, 2 ऑलरेडी हैं जम्मू और श्रीनगर। बत्रा और प्राइवेट सेक्टर में बत्रा और जहलम वैली कॉलेज वो हो गए, डेंटल कॉलेजेस हैं। उसके बाद में नर्सिंग होम। 1,25,00,000 की पॉपुलेशन में यू हैव नाउ 12 to 13 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, ये तो इसी, उसके बावजूद भी जो बेसिकली मेरा जो मानना है, व्हेन यू डिपेंडेंट ऑन लिबरलाइजेशन, फर्स्ट सेकंड फेज, जो मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हम करते हैं, हम गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते। वी नीड टू इवेलुएट कि हमने आपको प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ करनी, ताकि आपको कल जनरेट करना। आपने MBBS के लिए सीट्स बढ़ाई, 600 डॉक्टर आप प्रोड्यूस करोगे पर एनम, तो उनके लिए जॉब्स ही नहीं है। कल तो फिर वही होता है कि एप्लीकेशन देनी, भाई साहब गवर्नमेंट में जॉब दे दो। गवर्नमेंट में जॉब देते तो कॉन्ट्रैक्चुअल देते, कॉन्ट्रैक्चुअल फिर एक और प्रॉब्लम होती है, रेगुलराइज करो। अब आप ये सब समस्याएं जो जम्मू कश्मीर में एक एडहॉक सिस्टम, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, एक डिलीवरी सिस्टम बनाया हुआ है, दैट हैज टू बी डन अवे विद। वी नीड टू फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिस फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ हैज बीन ऑन द एज ए लीडर, इज इमर्ज्ड एज ए लीडर। वो कहीं नहीं, 1-2 बार वो पॉजिटिव भी खुद हो गए, वो हर एक जगह पे ग्राउंड पे थे, और टॉप मोस्ट जो आप हेड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हेल्थ डिपार्टमेंट के, सभी उस डेस्पाइट बीइंग इन सच एज, तब भी वो ग्रास रूट लेवल पे वो कभी भी आउट ऑफ पिक्चर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो एक तालमेल था, ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से लेके इवन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, जो आपका एक पर्टिकुलर आदमी हो, सिविल सोसाइटी ने करके किसी को आज आप कंप्लेन नहीं हो है कि कोई भूख से मर गया। आप एक मतलब सोचिए कि एक सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट के इदारों ने एक सोशल से रोटी कैंपेन चलाई, उनको फाइनेंशियल हेल्प किया, राशन दिलवा दिए। और ये एक इतनी बड़ी कंट्री में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे वो वासुदेव कुटुंब की जो परंपरा थी वो एक उभर के आई। अदरवाइज यहाँ पे
आप देख लीजिए कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, बट अगर मेरे घर के पास कोई भी रहता था, मैंने ट्राई किया उसको हेल्प करने, किसी और ने, सिविल सोसाइटी ने, एवरीबडी केम फॉरवर्ड। तो एक बड़ा अच्छा उसी का नतीजा है आज की डेट में, एक यूनिलैटरल एफर्ट था। तो उसके साथ साथ जो आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, ऑलमोस्ट 3,325 करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को मोर देन प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना चाहिए देन गवर्नमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट कल देनी है, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज है ही नहीं, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। मुझे ये भी लगता है क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, इवन हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट टिप में कल को इंडस्ट्रीज लगानी है, एक तो आप प्रोडक्शन के लिए माल लाओगे, फिर वापस ही फिर बेचना है, तो उसमें मुझे लगता है सस्टेनेबल इकोनॉमी को आपको जनरेट करने के लिए यू हैव टू थिंक कि आप कौन सी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो, विच विल बी फ्रॉम मटेरियल भी यहीं से हो, प्रोडक्शन भी यहीं से हो, और टुवर्ड्स न्यू दिल्ली की तरफ या वो हो, क्योंकि आपका ये बिल्कुल लास्ट टिप है। दूसरा ये चीज़ देखना है कि आप यहाँ पे सस्टेनेबल, अब आपने आयुष्मान भारत स्कीम की है, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेस्ट हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में हो, जहाँ अच्छा एक बेड हो, फलानी चीज़ हो, लेकिन आपका प्राइवेट सेक्टर है नहीं। एक बतरा एग्जाम्पल है, आप उसको भी इवेलुएट कर दीजिए। आई डोंट थिंक इट हैज़ बिकम मोर ऑफ ए वो डोनेशन को लेके डॉक्टर्स को डिग्री करवाने की बात है। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में उभरा ही नहीं। यहाँ इसकी तरफ फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करने के, कल को आपको बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डॉक्टर्स आए, यहाँ अपने डॉक्टर्स ही आए, आप उनको यही जो 5 लाख रुपए का किसी को भी इंश्योरेंस है, वो जाके अब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकते। अदरवाइज फिर हम 87% 90% आपका गवर्नमेंट पे फोकस है, मतलब हम जितना भी ट्रीटमेंट है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ तो हम गवर्नमेंट पे ही हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। सो जो चैलेंजेस होने चाहिए, जो हमारा फोकस होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या इंडस्ट्रीज हो, इट शुड बी मोर ऑफ क्रिएटिंग ए ड्यूरेबल, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर दैन जस्ट बिलीविंग इन गवर्नमेंट जॉब्स। गणोत्रा जी, यहाँ पर हम ओवरऑल कोविड के अगेंस्ट जो जंग है, जो वॉर है, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे ज़िम्मे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ है। आम हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको वो एक अछूता सा पार्ट नज़र आ रहा है इस पूरे सिनारियो में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं जो भट्ट साहब ने पॉइंट टच किया, गवर्नमेंट सेटअप की अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बना, ऑपरेशनल नहीं हुआ। अब हम एम्स को लेके हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे कई अनाउंसमेंट्स आए जो कभी फ्रुक्टिफाई नहीं हुए, कभी फंड्स की वजह से, कभी किसी वजह से। इट इज़ ओनली प्राइवेट सेक्टर जहाँ की क्विकली इन्वेस्टमेंट आती है, क्विकली हॉस्पिटल सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना कोडल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी है, ना उनको फंड्स की वेट करनी है, वो ओवरनाइट हॉस्पिटल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो इन्होंने बयान कर दी। वहाँ पेशेंट के ट्रीटमेंट का बहुत पुअर अरेंजमेंट है। जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं वो सिर्फ एमरजेंसी फर्स्ट एड देने के लिए अवेलेबल हैं। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है या हमारा जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, गांधीनगर हॉस्पिटल है, सरवाल हॉस्पिटल है, ओवर क्राउडिंग इतनी हो जाती है। और कोरोना के टाइम पे पर्टिकुलरली जो नॉर्मल हेल्थ केयर है ये तो टोटली इग्नोर हो गई। हम आए दिन सुनते थे, हमें लोग फ़ोन करते थे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, पीजीआई में सीट नहीं मिल रही है, डीएमसी में उन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ के लोगों को बाहर ही क्यों दौड़ना पड़ता है, दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, फोर्टिस क्यों जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। जो एक हमारे पास एम्प्लॉई था, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो गई, डिडंट हैव मनी। जब उन्होंने बताया कि इतना बिल बनता है, क्यों ना यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स हों, जो 5 लाख वाली इंश्योरेंस है उसकी यूटिलाइजेशन हो। उसके भी यहाँ ज़्यादा कार्ड नहीं अभी बने हैं, अगर बने हैं तो पूरे ऑपरेशनल नहीं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसमें बड़ी कम पॉपुलेशन जो है कवर हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल किसी नाम के नहीं है। पठानकोट और जम्मू को आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, अमृतसर और जम्मू को क्या कंपेयर, लुधियाना को क्या कंपेयर कर सकते हैं। हमारे से 10 टाइम्स ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। चंडीगढ़ को तो भूल ही जाइए,
गुड़गांव को तो भूल ही जाइए। मुझे एक बार मैक्स हॉस्पिटल के किसी बड़े सीनियर फंक्शनरी ने कहा था, मैनेजमेंट के बंदे ने कहा था कि हेल्थ टूरिज्म होता है दुनिया में, तो दिल्ली में हेल्थ टूरिज्म इसलिए नहीं होता कि फॉरेनर ये डरते हैं कि यहाँ पोल्यूशन से मर जाएंगे। उसने कहा था आपकी स्टेट की क्या पोजीशन है? मैंने कहा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है, कोई अच्छी चीज़ आने लगी उसके लिए रोड ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, वहाँ कोई परमिशंस का चक्कर डाल देंगे, कोई लैंड का चक्कर डाल देंगे, कहीं ना कहीं रुकावट डाल देंगे। आप ट्राई करके देख लो, अगर करते हो तो कर सकते हो। बट दिस इज़ ए वेरी बिग एवेन्यू कि हमारे लोग भी ट्रीट होंगे और मेडिकल टूरिज्म होगा। मेडिकल टूरिज्म इतना बड़ा, J&K में वैसे भी लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, पहले तो एडवाइजरीज को दूर करना है। J&K पे आज भी एडवाइजरी है, J&K में आज भी 4G की प्रॉब्लम है। मैम ने कहा है, मैं तो बड़ा खुश हो गया इनकी बात सुन के। हम तो 4G के लिए कितनी लड़ाई करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक डेट डाल देते हैं, 25 दिसंबर को होगा, फिर 5 जनवरी को होगा, अब 15 को डाल। इजराइल में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ 4G बंद नहीं किया। ये कोविन ऐप मैं भी कोशिश कर, अभी शायद पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो ये इन्होंने डमी ऐप एक अभी डमी है। हाँ, तो मैं आज मॉर्निंग में भी ट्राई कर रहा वैक्सीन आएगा वो था, अभी पब्लिक डोमेन में है नहीं, ऐप में आता नहीं है। तो इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि अगर कोविन होगा भी तो पेशेंट डालेगा उसमें, तो वो उसका चलेगा ही नहीं। 2G के ऊपर कितना काम कर लोगे आप? अगर जम्मू में कर सकते हो तो जम्मू से बाहर निकलो, आप बिश्नाह से आगे चले जाओ, नहीं चलता। इवन सिदरा हम जाते हैं, ये बत्रा हॉस्पिटल की तरफ, हम फ़ोन कर रहे होते हैं, फ़ोन बंद हो जाता है, और दिल्ली वाले सोचते हैं इन्होंने जानबूझ के काट दिया। एक्चुअली वो कट गया होता है, हमें अपोलोजाइज़ करना पड़ता है। किसी से बात कर रहे हो, लोकल्स को तो पता है कि यहाँ चलता रहता है ऑन ऑफ, बट आउटसाइडर्स डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट्स ला रही है, पिछले दिनों गवर्नर साहब का एक फंक्शन था, हम भी वहाँ थे, वहाँ उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल आए, एक और लोगों ने कहा हम वो करेंगे। वो कितना आगे जाता है, कैसे उसके ऊपर वर्किंग होती है, कैसे उसमें हम इंडस्ट्री कर रहे हैं। इंडस्ट्री भट्ट साहब ने ठीक फरमाया, पहले माल लाना है, फिर माल वापस ले जाना है। इंडस्ट्री आती है तो ऐसी इंडस्ट्री आती है जो सिर्फ वो फ़ायदा लेके भाग जाते हैं, या वो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि यहाँ कॉलोनियाँ काटेंगे और लैंड माफिया बना देंगे। तो वी डोंट वांट दैट। हमें कोई ऐसी सिलेक्टिव चीज़ें जैसे IT है जिसमें कि यहाँ मैन पावर अवेलेबल है, या जैसे मेडिकल में आप दिल्ली में जाइए, मुझे बड़ी खुशी होती है और एक तरह से दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि हमारा रिसोर्स वहाँ है, लेकिन आप मेदांता चले जाइए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन टॉप 4 डॉक्टर जम्मू के हैं। उसके बाद आप फोर्टीज चले जाइए, आप मैक्स चले जाइए, जम्मू के डॉक्टर मिलते हैं। मैं आउट ऑफ इंडिया भी 1-2 बार जम्मू के डॉक्टर्स को एनकाउंटर कर चुका हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं कि इनको कॉन्ट्रेक्चुअल रखेंगे, फिर इनको धक्के मारेंगे, फिर वहाँ ये एजिटेशन पे बैठेंगे। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि समय की सीमा। एक तो आपका जो रिमार्क्स वो आप बोलिए, उसके साथ साथ यहाँ इस मंच से क्या एक एश्योरेंस आम जनता को आप देगी? एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो जो एपिडेमिक्स होती हैं, इंडिया ने एक बेटर वे से इसको हैंडल करा है, बिकॉज इंडिया में द पब्लिक सेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी स्टेट में भी हमने वी वर बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारी आशाज, हमारी ANMs, दे आर मेन फोर्स जो टू रेकन विद। अगर वो नहीं होते तो ये इतने ज़्यादा लेवल पे जो सैम्पलिंग हुई है ये सब पॉसिबल नहीं थी। आप देखिए अमेरिका में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर, और जब एपिडेमिक आया द सिस्टम कोलैप्स्ड। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इज़ आवर स्ट्रेंथ। और प्राइवेट सेक्टर की जब बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इज़ ऑन द जॉब। एम्स के बिल्कुल ऑपोजिट उस तरफ ब्रिज के एक मेडिसिटी प्रोजेक्ट जो है उसके लिए ह्यूज चंक ऑफ लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड और उसके पेपर्स बन रहे हैं। तो वो दे आर प्लानिंग कि वो प्राइवेट सेक्टर को वहाँ इनकरेज करने के लिए, तभी कुछ लोगों की ऑफ़र भी आई है। तो मे बी वी होप कि इन फ्यूचर गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर कम्स अप। और एक दूसरी बात और है कि ये जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे आपने नाम लिया मेडिसिटी, मेदांता, वहाँ हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जम्मू के डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। आप मेदांता में जरा सा छोटी सी चीज़ का इलाज करा के देखिए, आप सी द बिल विच कम्स। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ J&K
इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को इतने लार्ज Cater कर लेवल रही पे फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। आप जननी सुरक्षा योजना के तहत देख लीजिए, आप ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत देख लीजिए, लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत देख लीजिए, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी इस तरह से डिवाइस्ड हैं कि एक तो आपका खर्चा कुछ नहीं होगा, आपको फ्री में दवाई मिलेगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको डीबीटी में डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है फॉर न्यूट्रिशन, आप अच्छी डाइट ले सके। उसी तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो मातृ वंदना योजना है, JSSK है, JSY है, उसके तहत एक तो हॉस्पिटल में आप फ्री में डिलीवर करिए, आपकी पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पोस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिसिन वो सब फ्री मिलेंगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको पैसा मिल रहा है फॉर गुड न्यूट्रिशन। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बहुत अच्छी है, और आई थिंक पब्लिक सेक्टर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ इन दिस कंट्री। कमिंग बैक टू द वैक्सीनेशन, एक एश्योरेंस क्या देंगे आप जनता को यहाँ से? मैं लोगों को ये अश्योर करना चाहती हूँ कि वैक्सीन आएगा, सबको मिलेगा और एज़ पर गाइडलाइंस मिलेगा। किसी को ये एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और वैक्सीन आने का मतलब ये भी नहीं है कि सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ पड़े कि मुझे लगाइए। ऐसा नहीं होने वाला है, फेज मैनर में मिलने वाला है। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें इंस्ट्रक्शंस होंगी उस तरीके से वैक्सीन आएगा। स्पेयर वैक्सीन, स्पिलेज और वेस्टेज ये बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ये बड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है। पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करना है। डेजिग्नेटेड हर एक आदमी के नाम का वैक्सीन आएगा और वो उसी को मिलेगा, क्योंकि वो ऐप पे उसकी अगर आइडेंटिटी होगी तभी वो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जाएगा। और लोगों से ये अपील करते हैं कि इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपने SOPs जो है उनको फॉलो करें, और वैक्सीन जब आए वैक्सीन लगवाएं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2021 एक नई आशा लेकर आया है, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। और जिस तरह मैम ने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आपके हर व्यक्ति के नाम का एक वैक्सीनेशन होगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। तब तक जो 3 चीज़ें हैं, मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। खासकर अगर आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अपनी सेफ्टी से हम अपने परिवार, अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। बचाव में ही बचाव है। सुरक्षित रहिए और तब तक वैक्सीनेशन का इंतजार कीजिए। मैम रेणु शर्मा जी, अनिल भट्ट जी, प्रदीप गंडोत्रा जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।